हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पर। आज इस चैप्टर में आज हम जो साइंस या विज्ञान 10th क्लास का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का भाग 1 करेंगे, जिसमें चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसके बारे में चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद भाग 2 में इसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो करेंगे, और फिर एक वीडियो में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो, और लास्ट में इसके एक्सरसाइज। तो टोटल 4 पार्ट आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, और इस चैनल पे आपको विज्ञान के सभी जो चैप्टर हैं उसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर लो। तो आओ शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अगर देखें, अच्छा ये जो चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं इसको कहा जाता है माइंड मैप। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अगर आपको पहले से पता हो तो थोड़ा सा आइडिया रहता है, और बाद में आप इसको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें हम मेनली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि कितने अलग अलग तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, और यह है अभिक्रिया। अभिक्रिया मीन्स किसी भी चीज़ का एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना। और अभिक्रिया में परिवर्तन आना, परिवर्तन या तो रंग में परिवर्तन आ सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है। तो किसी भी चीज़ में परिवर्तन आना हम क्या कहते हैं, उसका अभिक्रिया होना। और उस अभिक्रिया को शब्दों में लिखना कहलाता है समीकरण। और समीकरण दो तरह से हो सकता है, शब्द समीकरण, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। और इसी को जब हम सिंबल्स में, सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो अभी है ये असंतुलित समीकरण, और बाद में इसको हम संतुलित समीकरण भी पढ़ेंगे। और समीकरण जब होती है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो तरह से, एक ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ये आपका जो अवशोषित करती है उसको ऊष्मा शोषी कहा जाता है, ये गलत लिखा है यहाँ, ये ऊष्मा शोषी है। और जो ऊर्जा निष्कासित करता है वो होती है ऊष्माक्षेपी। और रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार पढ़ेंगे हम, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। और संतुलित समीकरण में क्या क्या नियम के पालन होते हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में तो हमने क्या कहा, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और जैसे ये है, इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होते हैं पदार्थ उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। आपने जो रासायनिक परिवर्तन पढ़े होंगे ना, जैसे कोई भी चीज़ को जलाएंगे आप तो उससे नया एक उत्पाद बनता है। तो जो जलाने के लिए ऑक्सीजन और जो ईंधन है वो दोनों क्या होंगे, उसके अभिकारक। वो एक अभिक्रिया कराने के लिए जो हमको सामग्री की ज़रूरत है वो है अभिकारक। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। और उनसे जो मिल के बनता है, जैसे कि किसी चीज़ को आप जलाओ तो जलाने के बाद जो उत्पाद या प्रोडक्ट, जो जलाने के बाद जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं हम उत्पाद या प्रोडक्ट। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में जो बाएं तरफ हम रखते हैं अभिकारक को, फिर एक तीर के निशान से, और दूसरी तरफ उत्पाद। ठीक है। और कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण, कि इसको हम अगर एक समीकरण को सिर्फ दर्शाने के लिए जब हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स के साथ लिखते हैं, तो वो होता है कंकाली समीकरण। और जब उसमें सभी जो परमाणु है उनकी संख्या जब हम बराबर कर देते हैं तब वो हो जाता है हमारा संतुलित समीकरण। अब उदाहरण जो है, जैसे हमारे आसपास जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे भोजन का पाचन, ठीक है, खाना पचता है, नया उत्पाद बनता है, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम का जो फीता होता है वो जब जलता है तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, दही बन जाता है, दूध से दही बनना, ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें
कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, या हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसमें या तो अवस्था में परिवर्तन आएगा, रंग में परिवर्तन आता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और गैस का उत्सर्जन। एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं और एक चीज़ भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम हर समय अवस्था में परिवर्तन हो, तापमान में, दोनों चीज़ें होती है, और एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी एक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में हो सकती है। अब रासायनिक परिवर्तन को अगर हम प्रदर्शित करें तो सबसे पहले दो तरीके होता है। एक समीकरण के द्वारा, शब्द समीकरण, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड कर अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये अभिकारक है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में उत्पाद। तो ये इस तरह से हम शब्दों के रूप में किसी भी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना कहलाता है शब्द समीकरण। और इसी को जब हम जो सिंबल्स हैं, जो धातु हैं, उनके सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे Zn+H2SO4, तो ये है आपका रासायनिक समीकरण। और ये इसमें भी जो बाईं तरफ है अभिकारक और दाईं तरफ उत्पाद, और ये एक संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है। अब आगे देखो, आगे है रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें, क्या उसके रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है। तो रासायनिक समीकरण अब एक अभिक्रिया को दर्शाती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, और इसमें तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। और कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें ताप, मतलब टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, और कुछ कुछ उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी भी अभिक्रिया को कराने में सहायता देते हैं, वो होते हैं उत्प्रेरक। इन सबको तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब अगर मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बार आपसे पूछा जाता है मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसके हम साफ़ क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो हवा है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन उसके ऊपरी परत पे एक लेयर बना लेती है, एक परत बना लेती है, और वो जलने से उसको बाधित करता है। इसी कारण से मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको अच्छे से जो सैंड पेपर है या रेगमाल, उससे उसको रगड़ के साफ़ कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आपका आ जाता है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम इस नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, तो इसको हमको हर एक जो अभिक्रिया लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित इसीलिए किया जाता है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि कोई भी नया द्रव्यमान नहीं बन सकता। तो अगर हम उसको संतुलित नहीं करेंगे तो ये जो नियम है ये लागू नहीं होगा। तो इस नियम को लागू करना बहुत ज़रूरी है। अब रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके बाद उत्पाद, मतलब जो बाएं तरफ हम लिखते हैं अभिकारक और दायां तरफ राइट हैंड साइड पे उत्पाद, और इसमें परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद है इसके जो तरीका होता है, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले हम सूत्र को लिखते हैं, जैसे रासायनिक समीकरण के चारों सूत्र को लिख के, जैसे Fe+H2O। Fe होता है आपका आयरन या लोहा। लोहा को जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले सभी जो तत्व हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे आपका हो गया Fe, लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीज़ें हैं अभिकारक में, और उत्पाद में भी यही तीन चीज़ें हैं, और तीनों की संख्या लिख देते हैं। अभिकारक में Fe कितना है? 1, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन है 1। उत्पाद में देखो Fe है 3, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 2। तो अब सबसे अधिक परमाणु वाले, सबसे अधिक किसका है? अब देखो सबसे अधिक किसका है? यहाँ 4 है। तो सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व अभिकारक को उत्पाद की उचित गुणांक से संतुलित करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा बराबर। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जल के अणु, Fe3
O4 और H2। अब अगर यहाँ से देखो, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 4 दूना 8। तो अब हाइड्रोजन जब 8 हो गया तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब अगर यहाँ देखो, यहाँ क्या है? Fe3, 3 Fe है, तो यहाँ हम 3 Fe लगा देंगे। तो इस तरह से हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम करते हुए। अगला है, सभी तत्वों में परमाणुओं की संख्या अभिकारक के दोनों ओर, एक अभिक्रिया के दोनों ओर समान होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उत्पाद की भौतिक अवस्था, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था मीन्स कि वो द्रव में है, ठोस में है, या गैस में है, या जलीय विलयन में। जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। ठीक है, जब पानी के मिश्रण में कोई रहता है तो उसको AQ, अगर कोई गैसीय अवस्था में है तो उसको लिखते हैं G, द्रव में है तो L, और ठोस अवस्था में है तो S। तो ये जो अभिक्रिया है इस संतुलित का कैसे हो जाएगी, ये तो हमने कर दिया था। इसके साथ साथ इसके जो अब भौतिक अवस्था है वो भी लिख देंगे। जैसे हमारा लोहा था वो ठोस अवस्था में है, तो इसके लिए हमने लिख दिया S। फिर इसके लिए आपका जो पानी है वो, क्योंकि पानी के साथ नहीं, हवा में मौजूद वाष्प के साथ रिएक्ट करता है, तो वाष्प का होता है H2O गैस। फिर है Fe3O4, ये भी आपका सॉलिड बन जाता है जो जंग लगता है, और हाइड्रोजन गैस। अब है कुछ आवश्यक परिस्थितियां भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक, इन सब को हम तीर के निशान पे लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। अब रासायनिक अभिक्रिया के अगर प्रकार देखें जो हमने पढ़े थे, तो सबसे पहला है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। एक दो जुड़ के एक जब नया उत्पाद बनता है तो दो अभिकारक, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया की खास बात क्या है कि उत्पाद इसमें एकल बनता है, तो A+B से मिलके C बन जाता है। इसका सबसे आसान इसका उदाहरण है कोयले का, किसी भी चीज़ का दहन। दहन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन और मिलके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसमें देखो उत्पाद सिर्फ एक बनता है, अभिकारक एक से ज़्यादा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हो और उत्पाद एक हो, वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। और सभी दहन अभिक्रियाएं जो हैं वो संयोजन अभिक्रिया होती है। अब जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके जल बनता है, इससे आपका जल बनता है। और ये जो है ये भी एक तरह का संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह से ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये इक्वेशन है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें ये बिना बुझा हुआ चूना, जो हम घरों में पुताई के लिए चूना इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं बिना बुझा चूना। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना, या इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तब ये दूधिया कलर का हो जाता है और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे हम पढ़ेंगे ये। फिलहाल ये आपके तीनों किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का। अब कुछ संयोजन अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा को बाहर निकालना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो किसी भी चीज़ का जब दहन करते हैं, कोई भी चीज़ को अगर आप जलाओ, दहन का मतलब होता है जलाना, तो जलाओगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी। जैसे कोई भी आपका ईंधन है, जैसे मीथेन है, मीथेन को अगर आपने ऑक्सीजन के साथ जलाने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना है, तो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी तरह से ये बहुत बार आ जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन में क्या होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं का, ये शर्करा जो लेते हैं, शर्करा वो किस में, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज जो सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रक्त द्वारा हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है, और कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। और इसी ऊष्मा का इस्तेमाल
सभी क्रियाकलापों के जो एक कोशिका के जो बाकी क्रियाकलाप है उसमें किया जाता है। तो इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है कोशिका में। अगला अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, अब जैसा संयोजन का जस्ट अपोजिट या उसका विपरीत है। संयोजन में होता है दो मिल के एक नया बनना, वियोजन में होता है एक से टूट कर अलग अलग बन जाना। तो इसमें क्या है, एक अभिकारक होता है और उससे उत्पाद एक से अधिक होते हैं। तो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया जो है अपने आप तो नहीं होगी। कोई भी उत्पाद को कोई भी अभिक्रिया कराना हो, जुड़ने के लिए तो दो आसानी से जुड़ जाएंगे, लेकिन टूटने के लिए तो हमें उस कुछ ना कुछ उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी कोई चीज़ टूटेगी। तो जो अगर हम ऊर्जा जो उसको देंगे, अगर ऊष्मा के रूप में देंगे, तो अगर ऊष्मा के सहायता से जब वियोजन होगा उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे एक को आपने ऊष्मा दिया या उसको गर्म किया, गर्म करने से दो दो पदार्थों में, दो उत्पादों में परिवर्तित हो गया, तो इस तरह का वियोजन कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। जैसे अगर आप फेरस सल्फेट, ये हरे रंग का होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा आपने दिया, ऊष्मा देने से ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये भूरा लाल रंग का हो जाता है। तो ये भी रंग वाला भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एक हरे, मान लो आपसे पूछा जाए कि हरे रंग के किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो लाल रंग, भूरा लाल रंग का पदार्थ बना, तो वो होता है Fe2SO3 फेरिक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इसमें उत्सर्जित होती है। तो क्योंकि इसमें ऊष्मा दिया गया है तो ये, और तब वियोजन हुआ है, तो ये है ऊष्मीय वियोजन। इसी तरह से जो चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जब इसको भी ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक ठोस अवस्था में होता है और जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भूरे कलर की गैस होती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे कलर की गैस होती है और बहुत बार पूछा जाता है भूरे रंग की गैस निकलती है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलती है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा देने के बाद ये टूट रही है, तो इसलिए ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, ऊष्मीय वियोजन के। अगला है विद्युत वियोजन। तो जब विद्युत धारा प्रभावित करने पर किसी का वियोजन होता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत वियोजन। जैसे किसी भी, अगर आप विलयन में से विद्युत प्रवाहित करो तो वो उनके जो आयंस है वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत वियोजन। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है जो जल है, जल में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो क्योंकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एनोड का जो भाग है, जो बाईं तरफ है वो एनोड होता है, दाईं तरफ कैथोड होता है। कैथोड पे हाइड्रोजन आके जुड़ता है, एनोड पे ऑक्सीजन। तो बहुत बार आपसे पूछते हैं कि एनोड पे कौन सी गैस जमा होती है, तो ये जो है ये है ऑक्सीजन गैस, और जो आपका कैथोड है यहाँ पे होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दुगनी मात्रा में, अगर आप रिएक्शन देखो संतुलित अभिक्रिया, तो दुगनी मात्रा में उत्सर्जित होगी इसमें। अगला है प्रकाशीय वियोजन। अब वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में, मीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ये प्रकाश मतलब ट्यूबलाइट वगैरह नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऐसे वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उन्हें हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। और इसमें जैसे है आपका AgCl, जो सूर्य का प्रकाश देते हैं, तो Ag + Cl2, ये आपका Ag होता है, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। और जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में के सामने आता है तो ये सिल्वर कलर, और इसीलिए बहुत बार पूछा जाता है सिल्वर क्लोराइड अगर सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है तो ये धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस रंग में, धूसर रंग में, ग्रे कलर, इंग्लिश में ग्रे, हिंदी में धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से AgBr को भी अगर अभिक्रिया कर लेता है ये सूर्य के प्रकाश के साथ, इसमें भी सेम अभिक्रिया होती है। और इसका जो इस्तेमाल है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, इस अभिक्रिया का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और हिंदी में उसको कहते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ठीक है। इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में।
और वियोजन अभिक्रिया में अगर आप देखो तो हर एक में किसी न किसी तरीके से ऊष्मा दी जा रही है। तो ये सारी अभिक्रियाएं क्या है, ये ऊष्मा ले रही है, ऊष्मा अवशोषित कर रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा अवशोषित करे उनको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, और अधिकतर वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। और ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में परिवर्तित होता है, और इसी अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी कहते हैं ऊष्मा शोषी। अब तो दो हमने पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अधिकतर होते हैं ऊष्मा क्षेपी और वियोजन अधिकतर होते हैं ऊष्मा शोषी। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो विस्थापन, जैसा कि शब्द से ही आपको लग रहा है, विस्थापित कर देना, मतलब एक जगह से हटा देना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। जैसे है लोहा और कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया करते हैं तो बन जाता है आयरन सल्फेट और ये फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, और ये होता है पहले नीले कलर का, कॉपर सल्फेट होता है नीला कलर का विलयन होता है, और जब रिएक्ट करता है तो ये फेरस सल्फेट हरा कलर बन जाता है। तो बहुत बार अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील हमने डाल दिया तो कुछ देर बाद ये किस कलर में परिवर्तित हो जाएगा, हरे कलर में। क्यों? क्योंकि जो आपका आयरन है उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, और इसीलिए ये इसको विस्थापित कर देती है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है और कॉपर सल्फेट का नीला विलयन हरा रंग के फेरस सल्फेट के में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से जिंक और कॉपर की हम बात करें तो जिंक हमारा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर सल्फेट हमारा नीला रंग का होता है, और जब जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तब वह कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है वो उसका कोई रंग नहीं होता, रंग इसका उड़ जाता है। उसके बाद है द्युविस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अगर एक ही करता है, एक तत्व का ही हो, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। लेकिन अगर दोनों तत्व का आपस में चेंज हो जाता है, जैसे सोडियम और बेरियम, इन दोनों ने एक दूसरे से जगह बदल ली, तो जब अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल ली, आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद बनते हैं, इसको हम कहते हैं द्युविस्थापन अभिक्रिया। और ये बहुत कॉमन है, Na2SO4 है ये, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है बेरियम सल्फेट और NaCl। और ये बेरियम सल्फेट सफ़ेद कलर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सफ़ेद कलर का अवशेप बनता है, अविलेय अवशेप। अविलेय मतलब ये अघुलनशील अवशेप बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवशेपन अभिक्रिया, ये एक अवशेप बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवशेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अवशेपन अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर हम एक उदासीनीकरण अभिक्रिया करें तो वो भी एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन वहाँ कोई भी अवशेपन नहीं होता है। अगर आप NaOH और HCl के साथ रिएक्शन करो तो यहाँ पर HCl के साथ करते हो तो क्या बन जाता है, H2O और NaCl, तो ये भी द्विविस्थापन है, बट यहाँ पर कोई भी अवशेप नहीं बनता। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया अवशेपन नहीं होती, लेकिन आपके बुक में अवशेपन का एक ये एग्जाम्पल, और दूसरा है जब हम पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करते हैं लेड नाइट्रेट के साथ, तब लेड आयोडाइड एक ये भी येलो कलर का पीले रंग का प्रेसिपिटेट बन जाता है, अवशेप बन जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड को जब हम बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बन जाता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड इसमें ये भी एक तरह का अवशेप ही बनता है। तो ये तीनों आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे, तो ये आप ध्यान रखना, खासकर पीले रंग का अवशेप और सफ़ेद रंग के अवशेप में। अगला है उपचयन एवं अपचयन। ये बहुत ही, इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी में आपको समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है।
उपचयन एवं अपचयन। देखो, उपचयन होता है ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, इंग्लिश में दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन या उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, उप मतलब आप समझ लो, ऊपर जाना मतलब बढ़ना, इस तरह से याद रख सकते हो। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का कम होना। ठीक है, तो उपचयन ऑक्सीजन का ऊपर जाना, बढ़ना, ऑक्सीडेशन। अपचयन ऑक्सीजन का नीचे जाना, रिडक्शन। तो और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की कमी होगी, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन कम होता है तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। उदाहरण देखो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो किसी के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाना कहलाता है उपचयन। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी हो गया उपचयन। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ हाइड्रोजन का उपचयन हो गया। कॉपर का तो यहाँ अपचयन होता है लेकिन हाइड्रोजन का उपचयन हो गया। अब अपचयन वही इसका उल्टा, कि जैसे इस अभिक्रिया में देखो तो क्या है, हाइड्रोजन का उपचयन हो गया है, कॉपर का अपचयन हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का अपचयन हो दूसरे का उपचयन हो, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं रेडॉक्स। या उपचयन अपचयन दोनों होती हैं। तो अब देखो ये शब्द कहाँ से आया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिल के बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, मीन्स अपचयन और उपचयन दोनों हो, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये आपका एग्जाम्पल है, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। और जब आप ध्यान से देखोगे तो अधिकतर अभिक्रियाएं वो रेडॉक्स ही होती हैं। उसके बाद उपचयन ऑक्सीडेशन के जो प्रभाव हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे धातु संक्षारित हो जाती है अम्ल आदि के संपर्क में आने पर, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण मतलब ऑक्सीजन, आर्द्रता, जल के संपर्क में कोई भी धातु का आके उसका खराब हो जाना। और इसको सही करने के लिए आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा यशद लेपन, जो जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे कहते हैं यशद लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन, और पेंट करके बचाते हैं। फिर है विकृत गंधिता, मतलब कि किसी भी चीज़ से गंध जब आने लगती है, देख तो खराब हो जाता है, हवा में रखने के कारण कोई चीज़ खराब हो जाती है, उसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसको तेलीय सामग्री खासकर वायु के संपर्क में आने पर उपचयन होने के कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता रोकने के लिए हम जो ऑक्सीकरण ना कर सके, मतलब प्रति ऑक्सीकारक, उसका उपयोग करते हैं, वायुरोधी बर्तन में रखते हैं। और इसका खासकर जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट आपने देखा होगा ना, उसमें गैस भरी होती है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसी विकृत गंधिता को रोकने के लिए। हालांकि ये दोनों टॉपिक आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका पूरा पार्ट चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो अब अगर आप दोबारा से माइंड मैप को देखो तब आपको समझ जाओगे ये माइंड मैप का आपको किस तरह से याद रखने में इस्तेमाल करना है। तो अब हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, रंग, अवस्था, तापमान में परिवर्तन, शब्द समीकरण, तो ये संतुलित समीकरण, असंतुलित। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। फिर संतुलित समीकरण में दवराम संरक्षण नियम, परमाणु संख्या समान, अभिकारक उत्पाद दोनों उपस्थिति, ठोस द्रव गैस, और ये सारा हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, और अगर आपको इसके ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल साइंस जीवी, उसको आप लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप उसको जाओ उस चैनल पे, वहाँ पे इस सारी वीडियोस जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो पढ़ाई स्टार्ट करो जल्दी ही, क्योंकि अब आप 10th क्लास में आ गए हो और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो इस चैनल को, और साइंस जीवी के साथ बने रहो अच्छे मार्क्स लाने के लिए साइंस और मैथ्स में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमारा समर्थन करो।
ताकि और हमें मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोस बनाने की। धन्यवाद।